नेक्स्ट पार्ट। उधेड़ उमर सामने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और फिर एक तरफ हट गया। वो पूरे एतमाद और सबक कदमों से चलती अंदर आई। दरवाजे से नजमी साहब वेंडर की कुर्सी मेज का फासला काफी ज्यादा था। वो सीधे चलती मेज तक आई और बैठने के लिए कुर्सी खींची। नजमी साहब ने उंगलियों में पकड़ी सिगरेट लबों में दबाकर सांस अंदर को खींची और सर से पांव तक स्याह बार मलबूस दराज लड़की का जायजा लिया और जो बहुत इत्मीनान से कुर्सी खींचकर बैठ रही थी। उन्होंने सिगरेट हटाई, धुएं का मरगुला उड़ाकर फिजा में तहलील हुआ। मैं हयात सुलेमान हूँ, असगर एंड सेंटर की मैनेजिंग डायरेक्टर। कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर टांग पे टांग रखे कोहनियां हाथ में जमाकर हथेलियां मिलाए बैठी वो संजीदगी से बोली। नजमी साहब ने कंधों को जरा जंबिश दी, यानी वो जानते हैं अब आगे बात करें। उधेड़ उमर साहब इस लड़की के पीछे हाथ बांधे मौदल से आ खड़े हुए। इनके लिए दूसरी कुर्सी मौजूद नहीं थी। नजमी साहब ने कुर्सी मंगवाने की जरूरत भी ना समझी। हमारी सप्लाई पे सप्लाई आपने रोक दी है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट आखिर का शिकार हो सकता है। देखें बीबी, मैंने अपनी डिमांड आपके मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई नजमी साहब। इसने हाथ उठाकर एकदम बहुत सख्त लहजे में इन्हें रोका। इसकी आवाज में कुछ था कि वो रुक गए। चंद बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इनकी आंखों में आंखें डालकर बिना किसी तहमीद के वो कह रही थी। आपके पीछे जो खिड़की है, इससे झांक कर देखें तो दाएं जानिब दूर कहीं एक जेर तामीर मंसूबा दिखाई दे रहा है। किस चीज का मंसूबा है वो बाकिर साहब? लड़की ने रुककर पीछे खड़े आदमी को मुखातिब किया, मगर देख वो अभी तक नजमी साहब को रही थी। ओवरहेड है मैडम, उन्होंने फौरन बताया। बिल्कुल, ओवरहेड तामीर हो रहा है वहां। और क्या आप जानते हैं कि इसमें सैंड और स्लिट्स इस्तेमाल होता है, और वो भी किस जगह? क्रशर मटेरियल की जगह। नफीस से निकाह से झलकती इसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें मुस्कुराई। नजमी साहब ने सिगरेट वाला हाथ नीचे कर दिया और इनके तने साहब ढीले पड़ चुके थे और पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा थे। आप इस ओवरहेड से 2 किलोमीटर दाएं चले जाएं तो एक 6 स्टार होटल जेर तामीर नजर आएगा। इसकी तामीर आखिरी मराहिल में है, मगर इसके मालिकान को ये इल्म नहीं है कि इसकी रूफिंग और वाटर प्रूफिंग में सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया, बेहद सस्ता और घटिया मटेरियल। इसकी मुस्कुराती आंखों की चमक बढ़ गई थी। नजमी साहब ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर इसने हाथ उठाकर रोक दिया। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। वो लब भींच कर रह गए। पेशानी पे बलों का इजाफा होने लगा। एक रोड भी हाल ही में मुकम्मल हुई है और इसका भी इन दोनों प्रोजेक्ट से ताल्लुक है। निगाहें इन पे जमाए वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। और जो ताल्लुक है वो आप बेहतर जानते हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इस सड़क के इतराफ को सीमेंटेड नहीं किया गया और अंदर होल छोड़ दिए गए हैं। वो कौन सा मसला होगा जिससे पहले चंद दिन में मंजरे आम पर आएगा बाकिर साहब? नजमी साहब को अपने साबका अंदाज में देखते हुए इसने अपने साथी को मुखातिब किया। वो इसी ताबेदारी से बोला, ड्रेनेज का मसला मैम। बिल्कुल, ड्रेनेज का मसला, मगर सबसे बड़ा मसला कौन सा होगा? इंस्पेक्शन का मसला। 4 इंस्पेक्शन टीम ने इन तीनों प्रोजेक्ट्स को चंद रुपए रिश्वत लेकर अप्रूव कर चुकी हैं, लेकिन वो क्या जाने नजमी साहब कि ये जो हमारा मीडिया है ना, वो जरा सी रेटिंग के लिए ऐसी खबरों को खूब उछालता है और यूं इस वेंडर के साथ तबाह होकर रह जाती है। बिलखुसूस इनके हाथ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ भी लग जाएं तब, है ना बाकिर साहब? इसने उंगली से इशारा किया तो बाकिर साहब ने चंद कागजात पे मेज पर रखे। नजमी साहब इनको उठाने के लिए आगे नहीं बढ़े। वो बमुश्किल जब्त करते हुए बोले, मुझ पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। अरे, इसकी सियाह आंखों में हैरत उभरी। आपकी बात किसने की? फिर वो जरा सा मुस्कुराई। मैं तो अपनी सप्लाई की बात कर रही थी। कल हफ्ता है, मैं उम्मीद करती हूँ सोमवार की सुबह मुझे अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे सप्लाई की बहाली की खबर मिल जाएगी। अपना पर्स उठाते हुए वो खड़ी हुई। और वो भी मेरी पुरानी कीमत पे। चलें बाकिर साहब?
वो मजीद कुछ कहे बिना पलटी। उधेड़ उमर साहब ने हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजा खोला। वो इन्हीं सबक कदमों से चलती बाहर निकल गई। सिगरेट ने नजमी साहब की उंगलियों को जलाया तो वो चौंके, फिर गुस्से से एशट्रे में फेंका और मेज पर रखे कागजात उठाए। जैसे जैसे वो इन्हें पढ़ते जा रहे थे, इनकी पेशानी पे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। नेक्स्ट पार्ट। मुझे आपको एक अच्छी खबर देनी थी जेंटलमैन। मीटिंग के आगाज में इसने मसरूर मुतमईन अंदाज में इन्हें मुखातिब किया। वो जो अपने साबका रवैये को बरकरार रखे इनकी तरफ मुतवज्जा थी। अभी अभी पता चला है कि वेंडर आरिफ नजमी ने सप्लाई बहाल कर दिया, और वो भी पुरानी कीमत पे। वाकई? फुरकान ताया हैरान हुए तो जाहिर चट्टा सीधे होकर बैठे। मगर इसने तो उस रोज फाइनेंस डिपार्टमेंट के रऊफ साहब से खासी बदतमीजी की थी और सरासर ब्लैकमेलिंग पे उतरा हुआ था। मैंने खुद इससे फोन किया था, मगर वो तो सीधे मुंह बात करने का रवादार भी नहीं था। फिर आपको ब्लैकमेलर से निपटने का फन सीख लेना चाहिए सर, क्योंकि मैंने इससे बात की है और वो गैर मशरूत तौर पर सप्लाई बहाल करने पर राजी हो गया है। जाहिर चर्चा खामोश हो गए। इनके लिए ये सब खासा गैर मुतवक्किल था। अगर सुलेमान साहब इनको आकर बताते कि इन्होंने वेंडर को राजी कर लिया तो इन्हें हैरानी ना होती, क्योंकि वो इस काबिल थे। तभी तो अपने बड़े भाई से ज्यादा मजबूत शेयर होल्डर्स और एमडी थे। मगर हया, ये बात निगलना भी दुश्वार था। आपको ग्रीन हाउस स्कीम के लिए बजट कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने बजट को रीशेप किया है। वो अपने कागजात आगे पलटकर बताने लगे। हमें जितनी रकम चाहिए वो हमारे बजट के अंदर ही पूरी हो सकती है, अगर आप फालतू लवाजमात को निकाल दें। मतलब? ताया फुरकान ने अब्र उठाया। हम हर साल तमाम शेयर होल्डर्स को सालाना प्रॉफिट का एक मुनकसम हिस्सा देते हैं, जबकि बहुत सी कंपनियां शेयर होल्डर्स को सालाना प्रॉफिट डिविडेंड देने के बजाय इसको री इन्वेस्ट करती हैं। हम भी इस दफा शेयर होल्डर्स को वो हिस्सा देने के बजाय इससे इस प्रोजेक्ट में लगा देंगे, मगर इस तरह तो मतलूबा रकम पूरी नहीं होगी। वलीद आप इनको बात मुकम्मल करने दें। सेठी साहब ने पहली दफा वलीद को टोका। पहली दफा बोर्ड मीटिंग में इसकी साइड ली गई। सब खामोश हुए तो इसने कहना शुरू किया। हम अपने बजट का 15 से 20% हिस्सा मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं। हम फिलहाल भी यही कर रहे हैं। हम मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में हमें प्रोजेक्ट्स मिलें। वो लम्हे भर को रुकी। लंबी मेज के गिर्द मौजूद तमाम एग्जेक्टिव अब वाकईतन बगौर से सुन रहे थे। मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट जो अभी मिले नहीं और जिन पे काम करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, इनके लिए हम अपने हालिया प्रोजेक्ट कुर्बान नहीं कर सकते। मैंने मार्केटिंग बजट को घटाकर 5% कर दिया है। हम बआसानी वो रकम आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोजेक्ट में मुंतकिल कर सकते हैं। क्या किसी को कोई इतराज है? पीछे टेक लगाकर बैठे हुए इसने जरा मुस्कुरा कर खामोश पड़ते कॉन्फ्रेंस रूम पे निगाह डाली। वो जानती थी कि अब कोई इस पे एतराज नहीं कर सकता। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना इंतखाब दुरुस्त साबित कर रही थी। नेक्स्ट पार्ट। आज ताया फुरकान के घर हया के दादा की बरसी की कुरान खानी थी। खैरात की देनी अलग थी, सब मधु थे सवाए इसके। इसको जाने की ख्वाहिश भी नहीं थी। वो मगरिब पढ़कर लाउंज में आई तो फातिमा जहां से कुछ कह रही थी। इसे आते देखकर खामोश हो गई। अच्छा, मैं जा रही हूँ। सरसरी सा मतला करके वो बाहर निकल गई। फूफो पहले ही जा चुकी थी। अब्बा कमरे में सो रहे थे। इनके पास नर्स थी। वो खामोशी से सोफे पे आ बैठी और टीवी का रिमोट उठाया। कनखियों से इसने लाउंज की बड़ी खिड़की के पार अम्मा को लॉन अबूर करते हुए देखा। वो इससे नाराज नहीं थी, बात भी ठीक से करती, मगर ऐसे जैसे इन्हें बहुत दुख पहुंचाया गया हो। बाहर बिजली जोर की चमकी। पल भर को खिड़कियों के बाहर सारा लॉन रोशन हो गया, फिर अंधेरा छा गया। वो कुछ सोचते हुए इसके सामने आ बैठा। हया ने टीवी नहीं चलाया। वो रिमोट पकड़े बैठी बस इसको देख रही थी। वो कुछ कहना चाहता था शायद। अम्मा क्या कह रही थी? इसने बज़ाहिर सरसरी से अंदाज में पूछते हुए बात का आगाज किया। जहां ने सर उठाकर इसे देखा। नीली जीन्स पे स्याह टी शर्ट पहने, गीले बालों के पीछे किए, वो जैसे कहीं जाने के लिए तैयार लग रहा था।
वो चाहती हैं कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम ये बुर्का वगैरह छोड़ दो। वो संजीदगी से कहने लगा, इसकी पुष्प पे लाउंज की दीवार गिर, खिड़की पे टप टप कतरे गिरने लगे थे। तारीख बड़ा आसमान पहले ही बादलों से ढक चुका था। तो तुमने क्या कहा? वो इसी तरह मुतमईन से अंदाज में टांग पे टांग रखे बैठी थी जैसे वो अपने ऑफिस में बैठा करती थी। बात तो ठीक है इनकी, तुम एक बुरके के लिए अपने इतने रिश्ते नहीं खो सकती। बाहर बादल जोर से गरजे थे। खिड़की के शीशों पर तड़ातड़ गिरते कतरों की अब आवाजें आने लगी थी। दूसरों को छोड़ो, तुम अपनी बात करो जहां। क्या तुम भी मेरे हिजाब से खुश नहीं हो? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली तो इसकी आवाज बहुत धीमी थी। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं हूं तब? अगर मैं कहूं कि तुम मेरे लिए इसे छोड़ दो तब? दूर कहीं जोरदार आवाज आई थी, जैसे बिजली गिरने की होती है, जैसे सदमा पहुंचने की होती है। क्या तुम मुझे चॉइस दे रहे हो? यकायक इसकी आवाज ने सर मेहरी दराई। अगर मैं कहूं हाँ तब? वो उठी और छोटे छोटे कदमों से चलती दीवार की खिड़की के पास जा खड़ी हुई। इसने स्याह लंबी कमीज और चूड़ीदार पहन रखा था। बाल भी सीधे कमर पे गिरे थे। कमीज और बालों के रंग का फर्क गैर वाज़ेह सा था। स्याही जिसका ना आगाज था ना इख्तिताम। मुझे कभी किसी ने कहा था कि खंदक की कोई जंग बन्नू कुरैज़ा के बगैर वजूद में नहीं आई, और तब मैंने सोचा था कि मेरे सारे कुराबतदार तो मेरे साथ ही होंगे। वो भीगते शीशे के पार तारीख लॉन को देखती कह रही थी, ताया अब्बा हिजाब के सबसे बड़े अलमबरदार, अम्मा जिनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, मेरा शौहर जो रोज सुबह फजर पढ़ने मस्जिद जाता है। लेकिन आज मुझे पता चला कि आयशा ठीक कहती थी, खंदक की जंग बन्नू कुरैज़ा के बगैर वजूद में आ ही नहीं सकती। बारिश की टप टप गिरते कतरे शीशे से लड़ककर जमीन पर गिर रहे थे। जब बिजली चमकती तो पल भर को इनमें कौसे कज़ा के सातों रंग झलकते और फिर अंधेरा छा जाता। वो सोफे से नहीं उठा था, बस गर्दन मोड़कर इसे देखने लगा। अगर मैं लोगों के लिए हिजाब लेती तो लोगों के कहने पर छोड़ भी देती, लेकिन अब मैं नहीं छोड़ सकती। आंसू इसकी आंख से टूटकर गाल पे फिसलता गया। क्यों? मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर क्यों। वो इसके पीछे आ खड़ा हुआ बादल अभी तक गरज रहे थे। हया ने जवाब नहीं दिया। इसने एक नजर जहां को देखा और फिर आगे बढ़कर कोने में रखी मनी प्लांट की सॉस बोतल उठाई, पौधे की बेल झटक कर निकाल कर फेंकी और बोतल को हाथ से पकड़े हुए दीवार पे मारा। कांच टूटा, टुकड़े गिरते गए और एक नोकदार बड़ा टुकड़ा इसके हाथ में रह गया। ये पकड़ो। इसने बोतल की गर्दन का वो टुकड़ा जहां की तरफ बढ़ाया और जाकर अपनी माँ की गर्दन उतार दो। हया? इसने बेयकीनी से इसे देखा। हया ने अफसोस से सर नफी में हिला दिया और आखिरी टुकड़ा बाकी मांदा किरचियों में फेंक दिया। नहीं कर सकते ना? कान फुटता है ना दिल, लगता है ना जैसे आसमान फट पड़ेगा अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो। इसने गर्दन मोड़कर भीगी आंखों से बाहर बरसती मूसलाधार बारिश को देखा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो बोली तो इसकी आवाज आंसुओं से भारी थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जहां अल्लाह ने अमानत को आसमान और जमीन में पेश किया था, मगर दोनों ने इसे उठाने से इनकार कर दिया और इसे इंसान ने उठा लिया। तुम्हारी माँ, एक इंसानी जान, तुम पे इमानत है। ऐसे ही मुझ पर मेरा वादा इमानत है। मैंने जिंदगी में बस एक दफा कोई वादा किया अल्लाह से, कोई मुझे इसे निभाने क्यों नहीं देता। बिजली ने अपनी चांदी फिर से हर सू बिखेर दी। बस लम्हे भर की चांदनी और फिर अंधेरी रात छा गई। मुझे किसी ने कहा था कि दिल मारे बगैर नूर नहीं मिलता, और मैं सोचती थी कि नूर क्या होता है। जानते हो नूर क्या होता है? आंसुओं ने गले में फंदा डाल दिया था, और दम घुटने वाला फंदा। नूर कुरान होता है, अल्लाह का हुक्म जिनको पूरे का पूरा लिया जाता है, एक हिस्सा लेकर दूसरे से इनकार नहीं किया जाता। जहां मैं हमेशा सोचती थी कि अल्लाह क्यों कहता है कि अगर वो कुरान को पहाड़ पर नाजिल करता तो वो टूट जाता। मुझे कभी इस बात की समझ नहीं आई थी, मगर आज आ गई है।
गरम उबलते आंसू इसकी ठंड थोड़ी से फिसलते हुए गर्दन तक लड़क रहे थे। वो खिड़की के बाहर देख रही थी और वो इसे। जानते हो पहाड़ क्यों टूटता? क्योंकि वो कुरान को पूरे का पूरा लेता, और जो शख्स कुरान को पूरे का पूरा अपने दिल पे उतारता है ना, इसे एक बार टूटना पड़ता है। इसने जलती आंखें बंद की। अब हर तरफ अंधेरा था। पल भर को बिजली चमकती भी तो इसे परवाह नहीं थी। लोगों ने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने अल्लाह को नहीं छोड़ा, तो मुझे वाकई ऐसे लोगों का साथ नहीं चाहिए। इसने आंखें खोली। वो वापस पलट रहा था। इसने धुंधली बसार से गर्दन मौके शख्स को सीढ़ियां चढ़ते देखा, जिससे इसकी जिंदगी का एक हिस्सा मोहब्बत करने में गुजरा था, और ऊपर चला गया। मगर हया इसी तरह सीढ़ियों को देखती रही। चंद दिन बाद वो उतरता दिखाई दिया। इसका दस्ती बैग इसके हाथ में था। वो बिना इसकी तरफ देखे, बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। इसने इसे नहीं रोका, आवाज तक नहीं दी, दे ही नहीं सकी। आंसू ने हर रास्ता रोक दिया था। वो जा रहा था। वो जाने के लिए ही तो आया था। नेक्स्ट पार्ट। वो जा रहा था, वो जाने के लिए ही तो आया था। इसने भीगा चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ा। वह अब इसे तेज बारिश में सुबक कदमों से लॉन अबूर करता नजर आ रहा था। बौछार इसे भिगो रही थी, मगर इसने इससे बचने की को अपने सर पर कुछ भी नहीं ताना था। गेट के करीब पहुंचकर वो लम्हे भर को रुका और पलट कर देखा। हया का दिल डूबकर उभरा। रुखसार पर बहते गर्म आंसू मजीद तेजी से नीचे लड़कने लगे। जहां ने आखिरी बार पलटकर इसे नहीं बल्कि ऊपर अपनी माँ के कमरे की खिड़की को देखा था। चूंकि फुप्पो इधर नहीं थी, सो अगले ही पल जहां ने गर्दन जरा सी ताया फुरकान के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की तरफ मोड़ी, उसकी माँ वहां थी। इसे अब भी सिर्फ अपनी माँ की फिक्र थी। फिर वो मुड़ा और गेट खोलकर बाहर निकल गया। हया पलटने लगी, तभी इसको बाहर दरमियानी दरवाजे की ओट में कुछ गायब होता दिखाई दिया। गुलाबी और पीला आंचल, इरम का दुपट्टा जो वो पहचानती थी। यकीनन इरम इधर आई थी और वो सब सुन चुकी थी। इसने गहरी थकी थकी सी सांस अंदर को खींची। इरम किस सिलसिले में इधर आई थी वो नहीं जानती थी, और ना ही ये कि जहां ने इसे देखा था या नहीं, मगर वो इतना जरूर जानती थी कि वापस जाकर वो तमाम रिश्तेदारों के बीच खड़े होकर सारा किस्सा मजे से दोहराएगी। कुरान खाने की तकरीब में गोया रंग भर जाएगा। गॉसिप का एक नया मौजू। लॉन्च में दरवाजा अम्मा पूरा बंद करके नहीं गई थी, तो इसे यह खाम ख्याल हरगिज ना था कि इरम ने कुछ ना सुना होगा। बस चंद ही मिनट बाद पूरे खानदान को पता चल जाएगा कि हया ने जहां को गवा दिया। वो हया के पर्दे से तंग आकर इसे छोड़कर चला गया। वो थके थके से अंदाज में वापस सोफे पे आ गई। खिड़की के साथ सब्ज बोतल की किरसियां अभी तक बिखरी थी। इसमें इन्हें उठाने की हिम्मत नहीं थी। इसमें अभी किसी शय की हिम्मत नहीं थी। नेक्स्ट पार्ट। वो इरम ही थी, और इसने वही किया जो हया ने सोचा था। फातिमा वापस आई तो सख्त मुतासिर थी। वो सबीन फुप्पो की बात सुन ही नहीं रही थी, जो बार बार कह रही थी, भाभी वो इस वजह से नहीं गया, इसने सुबह मुझे बता दिया था कि वो आज चला जाएगा, इसने वैसे ही चले जाना था। फुप्पो को इरम से भी शिकवा था। उन्होंने इरम को हल्का सा डांट भी दिया था कि वो गलत बात ना करे, मगर फातिमा का अंदाज बता रहा था कि इन्हें यकीन नहीं है। इनके नजदीक अगर कोई इन सब का जिम्मेदार था तो वो हया थी, जिसने अपनी जिद के पीछे सब कुछ खो दिया था। जब ताया ने इसे बेइज्जत करके घर से निकाला था तब वो रोई थी, लेकिन जब जहां चला गया तो इसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। खंदक की जंग में सिर्फ बनो कुरैज़ा तो नहीं होता ना, इसमें जाड़े की सख्ती भी होती है। वो सर्दी और खुश्की जो लोगों के रवैयों में दर आती है। रिश्ते सर्द महर हो जाते हैं, और इसमें भूख की तंगी भी होती है, माशी दबाव और फिक्र भी होती है। और अब वो परवाह किए बिना कान लपेटे अम्मा की सारी बातें सुनती रही और आगे निकल जाती। ऑफिस में अलबत्ता अब रवैया जरा बदला था। इसकी बात सुनी जाती थी, कभी कभार तायद भी हो जाती थी। वो कॉरिडोर में चलकर जा रही होती या लिफ्ट के इंतजार में खड़ी होती, लोग इधर उधर हट जाते, इसके लिए रास्ता छोड़ देते, इसके लिए खड़े हो जाते। हेड ऑडिटर रिजवान बेग को इसने अगले ही रोज अपने ऑफिस में बुलाया था। बैठिए। वो अपने मखसूस अंदाज में पावर सीट पे टेक लगाकर बैठते हुए इसने हाथ से सामने कुर्सी की तरफ जानिब इशारा किया। वो बैठ गए, अलबत्ता इनके चेहरे पे जरा उलझन थी। कुछ पियेंगे? कॉफी ठीक रहेगी?
श्योर। उन्होंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। एक अच्छी कड़वी ब्लैक कॉफी अंदर भेजें बगैर चीनी के। रिजवान साहब चौंके। रिसीवर रखकर वो कुर्सी पे पीछे होकर बैठी और संजीदगी से इनको देखा। बेग साहब, इधर आपने कौन सी मल्टी स्टोर पार्किंग देख ली जो आपको लगा कि इस ट्रेड सेंटर में इसे होना चाहिए? मेरा ख्याल था कि वो एक मुनफरिद आइडिया है जिसमें कम जगह पर एक बहुत बड़ी पार्किंग बन सकती है। आपके साथ और किसका ख्याल था ये? रिजवान साहब ने अब्रू उठाए। आप मुझ पे इल्जाम लगा रही? बिना घबराए वो कदरे नागवारी से बोले। बेग साहब, आवाज नीची रखकर बात करें, क्योंकि आपके पार्टनर्स ने एक दो जगह बहुत फख्र से आपका और अपना कारनामा बयान किया है। मैंने तो फिर आपसे बंद कमरे में पूछ रही हूँ। मेरा कोई पार्टनर नहीं है। ये धमकियां आप किसी और को दें। एक उम्र गुजरी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपकी तरह विरासत में कुर्सी नहीं मिली। इस्तेज़ाइया कहते हुए वो उठ खड़े हुए। अगर मेरा आइडिया इनको पसंद नहीं आया तो इसकी जिम्मेदारी हम दोनों पर है। मैंने डिजाइन बनाया, आपने पेश किया। अगर कोई मसला था तो उस वक्त आपकी समझदारी किधर थी जो आपने तब कुछ नहीं कहा? अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। माय फुट। वो सर झटक कर तेजी से मुड़े और बाहर निकल गई। इसने जैसे समझते हुए सर हिलाया और फोन का रिसीवर उठाया। एक नंबर डायल करके वो धीरे से बोली, इमरान साहब, पूरे ऑफिस में मोबाइल जाम्स ऑन कर दें जैसा कि हमने पहले बात की थी, और बेग साहब के ऑफिस फोन की एक लाइन मुझे ट्रांसफर कर दें। रिसीवर वापस रखते हुए एक तवील सांस इसके लबों से आजाद हुई थी। वो जानती थी कि इसने रिजवान बेग को उकसा दिया है। वो पहली कॉल इसे ही करेंगे जो इनका साथी था। इखलाकी हरकत थी या गैर इखलाकी, इसे यही दुरुस्त लगा था। यहाँ होती है हमारी एपिसोड 9 खत्म। अब देखते हैं कि एपिसोड 10 में क्या होता है। क्या हयात जो है वो ऑफिस को उसी तरह संभाल पाती है जैसे इसके वालिद संभालते थे? क्या वो अपनी इज्जत और मकाम उसी हिजाब में, उसी निकाब में वापस ला सकती है, या उसे और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? क्या वाकई जहां उसको हिजाब की वजह से छोड़कर गया है, या सबीन फुप्पो ठीक कह रही थी कि उसे वाकई जाना था? ये सब कुछ बहुत चैलेंजिंग हो रहा है और आगे और कितने चैलेंजेस आएंगे ये हम देखेंगे एपिसोड 10 में। तो एपिसोड 10 तक का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।